Greetings to one and all. This is Divya from Example, a student democratic platform with the mission of creating doctors with the help of toppers. Today, we have Dr. Monish Bansal with us, a first-year MBBS student currently pursuing his degree from the prestigious Government Medical College and Hospital, Chandigarh. Now, I am sure that this college requires no prior introduction, and the same applies to the efforts taken by him. So today, we have someone who has managed to take enough effort to be who he is today. A very hearty congratulations, Dr. Monish. I'm sure that your journey must have been a tough one. So we would like to know more about it. So without any further ado, let us start with the interview. So a very good afternoon. So my first question to you is, what inspired you to get into the medical field? Actually, हमारे घर पे कोई भी डॉक्टर नहीं है, मतलब आई एम द फर्स्ट डॉक्टर। और दूसरा ये था कि मेरी ग्रैंडमदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इस वजह से आई चूज दिस फील्ड। वाह, सो जब सबको पता चला कि आपने इतना अच्छा स्कोर लाया तो सबका रिएक्शन क्या था? Everyone was very happy, not only my parents, in our neighbors also. My news in the newspaper came. Those people who didn't knew me, they also came to know that someone is there in our city who has topped this district. बहुत ही एक सेलिब्रेशन हुआ होगा ना उस दिन? Yeah, yes ma'am, yes ma'am. That's great. So आपने जब नीट की पढ़ाई की शुरुआत की थी तो आपने कैसे की थी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उसके पीछे? Actually in 11th I was very casual. मतलब मैं करता सब कुछ था, but I didn't revise everything. But after 11th I gave few tests मतलब of some institutes, and then I came to know that where I was standing. तो मेरे वहाँ पे मार्क्स अराउंड 300 के आसपास आने लग गए। So then I felt that something should be done. Then मैंने अभी फिर दोबारा से सारी +1 की रिवीजन स्टार्ट की। तो अभी एकदम से तभी फिर लॉकडाउन वाला फेज स्टार्ट हो गया। तो बड़ा ही मुश्किल टाइम वो तो हुआ, पर तब भी मैं +1 नहीं कवर कर पाया। फिर मैंने फिर +2 स्टार्ट हुई। +2 में आई डिड एवरी सिंगल डे, जितना काम में दिया जाता था वो किया, एंड विद दैट +1 का थोड़ा थोड़ा कवर किया। जैसे जैसे कुछ लिंक्ड टॉपिक्स थे वो कवर किए। एट द एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट माय +1 सिलेबस आल्सो। तो मतलब टेस्ट दिए, तो इस तरह से मतलब +2 में मैंने बहुत मेहनत की है इन कंपैरिजन टू +1। बाकी अगर मैं कहूँ कि मैं टाइम कितना पढ़ा, तो मेरे साथ मैं कभी नहीं पढ़ पाया 18 घंटे या 14 आवर्स। मतलब मेरा मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स ही रहा। बट ये था कि जितना पढ़ा तो अच्छे से पढ़ा। ये That's great. So अभी आपने मेंशन किया था कि कोविड के बारे में। सो ऑब्वियसली आपको कोविड का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हुआ रहेगा, तो क्या था, आपने कैसे पढ़ाई की कोविड में, स्पेशली घर पे? कोविड की वजह से ऑनलाइन ही था सब कुछ। तो पहले तो काफी लग रहा था, मुश्किल लग रहा था एक टाइम के लिए, बट विद टाइम ठीक है, करना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा जैसा हो रहा है। वी कांट चेंज द सिचुएशन। तो फिर होता रहा। अब भी वैसे नोट्स वगैरह का बड़ी मुश्किल होने लगी। पढ़ते तो थे, फिर नोट्स बनाने की बड़ी मुश्किल होती थी। ऑनलाइन में नोट्स नहीं बन पाते थे, तो फिर वो ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके पढ़े। तो टेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी, ऑनलाइन टेस्ट देने पड़ते थे जबकि नीट ऑफलाइन मोड में था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। बाकी एज सच कोई और प्रॉब्लम तो नहीं लगी मुझे ऑनलाइन की वजह से। मेन यही था। That's great. आप फिर इतना सब होके भी आपने इतना अच्छा स्कोर किया। So that's awesome. थैंक यू। तो आपने 2021 में नीट दिया और उसका एग्जाम पैटर्न जस्ट 3 महीने पहले चेंज हुआ था, तो वो आपकी प्रिपरेशन में इफेक्ट हुआ? यस मैम, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट था, क्योंकि 20 क्वेश्चंस बढ़ गए थे और टाइम उतना ही था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। बट फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। वो ये था कि अब जैसे मैंने पहले कोई भी नीट का पेपर नहीं सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर।
अब उनमें क्वेश्चंस थे 180 क्वेश्चंस फॉर 180 मिनट्स। तो आई डिसाइडेड टू डू 180 क्वेश्चंस इन 2.5 आवर्स, ताकि जो मेरा 30 मिनट्स बच गए, सो उसमें मैं 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाऊंगा। तो उस तरह से मैंने टाइम एडजस्ट किया। कि फिर न्यू पैटर्न के पे भी टेस्ट दिए, तो मतलब आई वाज एबल टू कोप। कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटा पेपर में भी इन द लास्ट। मतलब ये है हाँ, कि अब ये तो हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज तो आता रहेगा। अब जैसे इस बार सुनने में आ रहा है कि 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मिनट्स। अब ठीक है, टाइम मिल गया है, वी कैन यूटिलाइज मोर 20 मिनट्स, बट बढ़िया है कि पहले ही करो पेपर अपना, और बाद में अगर, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती हैं पेपर में। अब कोई भी, मुझे भी याद है पेपर में 0.9 0.8 वाला क्वेश्चन आया, तो मैंने गलत किया। अब ऐसी होंगी, आगे भी करेंगे, सभी सभी से होती है ऐसी मिस्टेक्स। अब अगर हमारे पास टाइम होगा एंड में, तो हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। सो अभी आपने प्रिपरेशन के बारे में कहा, सो आप 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड रिपीटर्स, इन तीनों को स्पेसिफिकली कैसे गाइडेंस दोगे, कैसे बताओगे कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? एक्चुअली बात ये है, 11th और 12th और रिपीटर्स, मतलब ये काफी अलग ही कैटेगरीज है। क्योंकि रिपीटर्स में एक तो पहले ही प्रेशर होता है कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर होता है, फिर रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि बच्चे ने रिपीट किया। तो वो तो अलग ही सिचुएशन होती है। अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो अभी एक तो बहुत सपोर्ट उनको चाहिए। मेन सबसे बड़ी बात ये है ड्रॉपर्स को। बट वो आप 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना है कवर, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो उनको, अब उनके लिए तो स्ट्रैटेजी बड़ी अलग ही बनती है, मतलब होती है। अब उनके बारे में मतलब मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही था। हाँ, बाकी +1 +2 वाला ये है कि पढ़ते रहो, हर रोज पढ़ो। एट द एंड टेस्ट दो जितने दे सकते हो, बिकॉज टेस्ट से ही आपकी गलतियां पता लगती हैं। क्योंकि आप पढ़ लोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ पे गलत हो, आपको क्या चीज नहीं आ रही है। so you mean to say practice is the key, right? या प्रैक्टिस से भी ज्यादा टेस्ट, और उनको फिर एनालाइज करना टेस्ट से ज्यादा भी होता है। एनालाइज करना मतलब मेरा ये था कि मैं टेस्ट एक दिन में एक ही लिखता था एट द एंड, बट फिर उससे ज्यादा मैं 5 घंटे उसको एनालाइज करने में लगाता था, ऑल द 200 क्वेश्चंस। मतलब ये नहीं था कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ा, क्योंकि ये होता है, अब जैसे बायो की कोई भी लाइन उठा के आ जाती है पेपर में, पढ़ो पहले उसको जो क्वेश्चन आया है, फिर अब एनसीईआरटी खोलो, कहाँ से वो लाइन आई है, उसके आसपास की 4 लाइनें और पढ़ो। तो इससे हो क्या रहा है, एट द एंड आपकी वो 4 लाइंस भी रिवाइज हो गई है, क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया, और अगर आपने कहीं से गेस किया था पेपर में, तो वो भी आपको पता लग गया कि हाँ मेरा गेस वर्क था ये। So since you mentioned NCERT, so NCERT के अलावा कुछ और बुक्स आपने रेफर किए थे आपके प्रिपरेशन के वक्त? नॉ, मतलब मेरा कुछ ज्यादा नहीं था। मेन ये था कि ज्यादा इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल वगैरह होता था वही करता था, या फिर एनसीईआरटी, या बस मैंने प्रीवियस ईयर किया। मेन ये था, बाकी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है। अभी पेपर इस साल जो देखा जाए, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड थी। केमिस्ट्री तो वो डालते ही थे, अभी फिजिक्स भी उन्होंने बना दी है। अभी तो वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइज यही उठा के डालने लग गए हैं। सो हाँ, आई थिंक इट इज यूजलेस कि आप बाहर से करो क्वेश्चंस, क्योंकि जब सब कुछ अब कंफाइंड कर दिया गया है, अब वो और इजी कर रहे हैं मेथड को, तो क्यों हम अपनी मुश्किलें ज्यादा बढ़ाएं खुद ही। that's true, complete true. So अभी just 3 months बाद बचा है नीट के लिए, so आप क्या गाइडेंस दोगे कि इन 3 महीने में क्या करना चाहिए, स्पेशली किस पे फोकस करना चाहिए? मेन जो, जैसे मैंने लास्ट 3 मंथ्स में क्या किया कि जो टेस्ट जो भी दो, पहले उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद एक कॉपी लगा लो फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग से, और उसमें फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, या आपको लगा कि मैंने गेस किया इस क्वेश्चन को, या ये है कि आपने आंसर वहां पे निकाल दिया पर वो गलत तरीके से निकाला, कई बार ऐसा भी होता है।
तो इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लो, और फिर विद टाइम कुछ कुछ मतलब 5-6 टेस्ट देके या 10 टेस्ट देके, जैसे आपको ठीक लगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो दोबारा से, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चंस आते तो उन्हीं में से हैं जो टेस्ट्स में आते हैं। या ये हो सकता है वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा बहुत कंसेप्ट इधर उधर हो गया, क्वेश्चंस तो सेम ही वे के आएंगे ना। तो ये बायो में क्या करना चाहिए, जो मैंने अडॉप्ट किया था, मतलब मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ अपनी एनसीईआरटी की फोटोज। मतलब मैं क्या करता था कि अपना जैसे कोई क्वेश्चन मेरा गलत हो गया तो उस पे ना 1 मार्क कर लेता था, दूसरी बार वही क्वेश्चन गलत हुआ 2 मार्क कर लिया, तीसरी बार गलत हुआ 3 मार्क कर लिया। तो ऐसे करते करते अब जैसे मैं एनसीईआरटी कई बार रीड करता था तो मुझे पता लग जाता था कि मैं इस पॉइंट को ज्यादा भूल रहा हूँ, मुझे इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। सो ये चीज ने भी काफी हेल्प किया। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी और ये बहुत अच्छी टिप्स हैं सब स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे या हैं। अपने एनसीईआरटी में अब ये अब कई बार ये होता है क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं जैसे टेस्ट में, तो उनको एनसीईआरटी में जो स्पेस होती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से लिखने की बजाय, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें उनको लिखने की बजाय आप वहां पे वो क्वेश्चंस नोट करो, ताकि अगर आप जब पढ़ रहे हो तो साथ में वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया आपका, कि अगर इन फ्यूचर आपको वैसा या इसके जैसा कोई क्वेश्चन मिलता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट। बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत अच्छा गाइडेंस देगा। सो एज एवरीवन नो 2 साल प्रिपरेशन बहुत टफ होता है। सो अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन आपको पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम मिला, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए? या एक्चुअली मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा इन्वॉल्व रहता था लॉकडाउन के टाइम में, इसीलिए मैं बोर भी नहीं हुआ ज्यादा। तो ये था मेन। बाकी ये फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फ्रेंड्स के साथ रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे शुरू में मेरा ये था, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, तो मैं टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था, अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाता था, तो आई यूज टू आस्क माई डाउट टू माई फ्रेंड्स। तो इससे भी बड़ी हेल्प मिलती है, हमें पता लगता है कि दूसरे को कैसे समझ आ रहा है, या वो इस चीज को कैसे पकड़ रहा है, कैसे उसने लर्न किया इस चीज को। तो ये भी हेल्प करती है। बाकी फिर सीनियर के साथ बात करो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम कुछ और ही कर रहे होते हैं, पर जबकि वो भी हमारी फेज से ही गुजर के गए हैं, तो उनको तो पता ही होता है कि क्या अभी मेन टाइम अभी हम जैसे कॉलेज में है, तो यहाँ पे भी हमें सीनियर्स की जरूरत ही पड़ती है। तो इनके साथ तो हमेशा टच में रहना चाहिए। तो सीनियर्स का क्या रोल था आपके लाइफ में? उन्होंने कितना आपको गाइडेंस दिया? सीनियर अब जैसे सीनियर्स के बड़ी अब मुझे कई बार कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं सीनियर से भी मैंने पूछे हैं। अब लास्ट टाइम में क्या होता है ना, एंजाइटी बहुत हो जाती है, तो मैंने तो सीनियर से तब भी बात की है बड़ी। तो दे हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो सेम फेज में वो थे। अब बाकी हमारे टाइम पे प्रॉब्लम मेन ये हो गई थी कि हमारा नीट डिले हो रहा था डे बाय डे। पहले वो कुछ हाँ। डेट जुलाई में आई, फिर सितंबर में आई, तो हमें भी नहीं पता था कब होगा एग्जैक्टली। वो तो तब भी हमें हुआ कि 12 सितंबर को जब नीट हुआ फाइनली, कि अब तो बस हो गया। That's true. So as you mentioned about seniors, our app example is also a topper-driven platform. So what would you say about the app, about example? एक्चुअली मुझे आपका तरीका ही बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि टीचर ने तो सिखाना ही सिखाना है, बट जो सीनियर से बात सीखी जा सकती है वो टीचर भी नहीं सिखा सकता। क्योंकि बाय द वे मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो भी डॉक्टर्स नहीं होते हैं, अगर देखा जाए। Yeah. हम अभी, है ना, तो हम उनको सिखा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी अभी, मतलब 99% स्टूडेंट्स एंजाइटी मतलब इस टाइम पे फेस करते हैं। तो सीनियर्स ही हेल्प कर सकते हैं उनको इन सब चीजों में, या पेरेंट्स से बातें करो, टीचर्स के साथ कांटेक्ट रखो, उनसे भी बातें करनी चाहिए। कई बार टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। So आपको in short ये topper driven platform बहुत अच्छा लगा, example बहुत अच्छा लगा, या right? या Yeah. मुझे तो मतलब आई विल शेयर सम ऑफ माय पिक्स ऑफ एनसीईआरटी। सो जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 वाला कॉन्सेप्ट था मेरा, Okay. तो मे बी सम ऑफ द जूनियर्स में लाइक दैट।
Yeah, sure. We would love to have those things. Yeah. Any last message you would like to give to the students who are aspiring to be just like you? बस लास्ट मिनट टिप ये है अभी कि पढ़ो, बट ठीक है, अगर जितनी तैयारी है पेपर दो, सारे टेस्ट देने हैं, कोई टेस्ट नहीं मिस करना, क्योंकि लास्ट टाइम में आके टेस्ट मिस करने स्टार्ट हो जाते हैं सभी के। तो मेन जितने टेस्ट दोगे उतनी आपकी गलतियां रेक्टिफाई होती रहेंगी। सिली मिस्टेक्स करो और उनके बाद देखो कि हाँ आगे से नहीं करनी ऐसी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि गलती करोगे फिर ही पता लगेगा, बिना गलती के कोई नहीं सीख सकता। That's true. Thank you so much, Dr. Monish. It was great interacting with you. And we hope that the students have learned a lot of things from this session and will surely implement all these tips and guidelines in their preparation. It was a very enlightening interview, and thank you for making time for today. Wish you all the very best. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।